हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। वीकली एनालिसिस का जो वीडियो है हमारा, इसके अंदर थोड़ा सा आज ये साइडवेज मार्केट की तरह थोड़ा लॉन्ग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को दो पार्ट में रखूंगा। पहला जो पार्ट होगा वीकली एनालिसिस का होगा, कहाँ पे मार्केट की साइकोलॉजी अलग थी, कहाँ पे चार्ट की साइकोलॉजी अलग थी, रिटेल पार्टिसिपेंट कहाँ पे ट्रैप हो सकते थे, किस कैंडल की क्या साइकोलॉजी रही है, और पूरे ओवरऑल 5 डेज जो मार्केट ने वर्किंग की है उसमें किस किस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ मार्केट ने बनाई और क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड किया, इसका ये बात करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। रीज़न कि जब मैं लाइव मार्केट में कोई ट्रेड अपडेट ही नहीं कर रहा तो उसके ऊपर फिर बिना तथ्यों के बात करना ठीक नहीं रहेगा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड किया और मैंने वहाँ पे ट्रेड नहीं किया। तो केवल और केवल अपने अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा कि वीकली चार्ट में क्या क्या चीज़ें दिखी हैं। उसके बाद दूसरा जो पार्ट रहेगा, जिसमें आप लोगों ने कई लोगों ने कमेंट्स हमें यहाँ पे किए हुए थे, उन कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूंगा। इंपॉर्टेंट कुछ कमेंट्स वगैरह हैं मार्केट को लेकर, चार्ट को लेकर, तो उसके लिए दूसरा पार्ट इसका आपको देखना पड़ेगा, लेकिन वो इसी वीडियो के अंदर रहेगा। तो सबसे पहले हम वीकली एनालिसिस की बात कर लेते हैं। 10 तारीख को फ्राइडे मार्केट में अपर लेवल पे मार्केट जाके क्लोज हुआ। तो पीछे के अगर हम चार्ट की बात करें, यानी कि 6 तारीख मंडे है, तो 6 तारीख से हमारा जो है वीक ए स्टार्ट हुआ है। तो 6 तारीख का चार्ट समझने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक दिन पहले का चार्ट समझना पड़ता है। देखिए, जो एनालिसिस वगैरह जो भी आती है, आप किसी का भी एनालिसिस वगैरह अगर फॉलो करते हैं, खासकर एसएल हंटिंग के अंदर क्या होता है ना दोस्तों, मार्केट में दोनों तरफ स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। तो कौन सी साइड मार्केट लिक्विडेट करने के लिए पहले जा सकता है, उसकी संभावना को आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं। उसी बात को आपको समझना पड़ेगा। गैप अप के अंदर, गैप डाउन के अंदर, देखो मार्केट ना आपको हिंट्स दे देता है पहले, लेकिन हम लोग क्या होते हैं, पैनिक सिचुएशन में, या यूं कह लीजिए कि आपको मार्केट में ट्रेड करने की बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी रहती है। वहां पे ना आप लोग उनकी कंडीशंस को या उनके सिग्नल्स को पकड़ नहीं पाते हो। तो हम कहाँ पे चार्ट रिपीटेशन का प्रोसेस हो रहा है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ हो रहा है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी के चार्ट में आया हूँ। 3 तारीख का, 3 अक्टूबर का चार्ट अपने को समझना पड़ेगा, तभी हम यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे के बाद जो मंडे का चार्ट है उसको हम लोग समझ पाएंगे। तो अभी ये गैप अप और गैप डाउन की कंडीशन को भूल के पहले 3 तारीख के चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं, हमें मार्केट में किस तरफ के स्टॉप लॉसेस वगैरह मिल सकते हैं। पहली कैंडल बड़ी सी ग्रीन बनी। अब आप में से कई लोग परेशान है कि सर पहली जो कैंडल होती है उसकी अपनी साइड, देखो हर कैंडल की अपनी कोई पहली इंपॉर्टेंस नहीं होती है। कुछ कैंडल ही मार्केट के अंदर अपना पहला इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो पहला कैंडल को तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब रिट्रेसमेंट, यानी किसका रिट्रेसमेंट, पहली जो कैंडल ग्रीन बनी, गैप डाउन के बाद मार्केट ने रिकवर किया। मैं आपको हर बार एनालिसिस में एक बात बताता हूं कि देखो, गैप डाउन के बाद जब कैंडल तुरंत रिकवर हो जाती है, तो क्लोजिंग प्राइस पे अगर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है ना, तो उस पे सेल करने के लिए हमें अदर इंडेक्स को देखना पड़ता है कि अदर इंडेक्स मार्केट में कैसे काम कर रहे हैं। अभी मार्केट में एक रिट्रेसमेंट होता है, पहली कैंडल का रिट्रेसमेंट में कंसोलिडेट भी हो रहा है। पहली कैंडल के हाई के ऊपर अभी तक कोई प्राइस नहीं निकला है और लगभग 50% का रिट्रेसमेंट मार्केट ने किया हुआ है। यहाँ से क्या होता है, एक छोटा मोटा ब्रेकआउट वगैरह के बाद वापस मार्केट ने यहाँ पे एक डाउन साइड की रैली करी। अब सवाल यह आता है, यहाँ पे जो डाउन साइड की रैली है, उस रैली को आप किस तरीके से देखते हैं। देखिए, मार्केट में ट्रेड, अगर आप में से किसी ने इस तरह की पिन बार को, कैंडल को देखकर अगर ट्रेड किया है, ठीक है ना, तो इसको भी ट्रेड करने का एक तरीका होता है कि भाई यहाँ पे क्या ट्रेड करना ठीक है। पिन बार कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं, तो क्या इस कैंडल में ट्रेड करना ठीक रहता है। उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, अब जैसे कि करंट डे का हाई लगभग 55,440 के आसपास, हम इसको कह सकते हैं कि 55,440 का करंट डे का हाई है। इसी डे हाई पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लेना शुरू किया। अब क्या हो रहा है, अगर ये कैंडल पीछे चार्ट में रिसेंटली कहीं पे बनी है जो आपकी नज़रों के सामने है, तब तो इस कैंडल को हम लोग ट्रेड अगेंस्ट में करते हैं। लेकिन अगर मार्केट में ये कैंडल बनी और रिसेंट ऐसा कोई भी कैंडल नहीं बना है, तो पिन बार कैंडल पे यदि आप बाइंग करते हो, ठीक है, तो मार्केट में पिन बार कैंडल के नीचे क्या मिल रही है, यहाँ पे एसएल मिल रहे हैं। किसके एसएल मिल रहे हैं, बायर के मिल रहे हैं। तो क्या यहाँ पे ट्रेड करना ठीक रहता है, वो सब बातें आपको समझनी पड़ती है। ओवरऑल मार्केट में पहले तो हम लोग बात करते हैं कि इस प्रकार का कोई ट्रेंड लाइन वगैरह का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया होगा। ठीक है, ब्रेकआउट मिल गया। अब ब्रेकआउट के बाद जो करंट डे का हाई है लगभग 500, यानी कि 55,500 का एक नंबर है, जो कि राउंड नंबर, एक साइकोलॉजिकल नंबर के तौर पर काम कर रहा है। यहीं से मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया। अब ये रिट्रेसमेंट में क्या होता है ना, ये रिट्रेसमेंट क्यों जरूरी है, देखिए, या तो मार्केट ब्रेकआउट करके कंटिन्यू निकलता जाए,
अगर मार्केट ने डबल टॉप 500 यानी कि राउंड नंबर पे डबल टॉप का फॉर्मेशन किया, यहाँ से जो सेलिंग हो रही है वो सेलिंग थोड़ी सी स्लो स्टडी हो रही है। तो मार्केट में क्या हो रहा है, सेलर को सेल करने के लिए मार्केट ने पूरी तरीके से अपॉर्चुनिटी दिया। राउंड नंबर पे या तो आप प्रॉफिट बुकिंग करें, या राउंड नंबर पे आपने लॉन्ग साइड का कोई ट्रेड नहीं किया तो आप नीचे के लोगों को टारगेट करने के लिए जाओगे। यहाँ पे जो एसएल पड़े हुए हैं वो कब जाओगे उसका एक अलग लोकेशन होता है, लेकिन अभी यहाँ पे मार्केट ने जो ये हरकतें करी है ना, ये हरकतें आपको आइडेंटिफाई करनी है। इस तरह के जो चार्ट वगैरह मार्केट में बनते हैं वो किस लिए बनते हैं कि यहाँ पे जो भी बायर्स वगैरह मार्केट में पैनिक कैंडल में आए होंगे उनके एसएल को नीचे के लेवल पे जो एसएल होते हैं ना उसके टारगेट करने के लिए मार्केट को नीचे आने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट यहीं से कोई करेक्शन ऐसा कर देगा, कोई प्राइस एक्शन ऐसा बना देगा जो कि नेगेटिव होगा, और कुछ कैंडल वगैरह भी कुछ बड़ी कुछ फास्ट कैंडल बनती है तो पीछे के जो बायर्स हैं वो ऑटोमेटिकली चार्ट से निकल जाते हैं। बायर्स निकल गए। अब यहाँ पे कहीं पे यदि आप बाइंग करते हो, क्योंकि देखिए ये वाली रैली जो प्राइस एक्शन नेगेटिव बनी, मार्केट ने फास्ट मोमेंटम के साथ एक जोन का ब्रेकडाउन किया तो ऑलरेडी मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे जो बायर्स हैं वो एसएल काट के अपने निकलते हैं, या उन जो भी बायर्स होते हैं उनकी अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पे कम हो जाती है। उसके बाद मार्केट में जब आप बाइंग करोगे तो मार्केट में फिर से आपको टारगेट मिल जाते हैं, क्योंकि राउंड नंबर के पास मार्केट ने मोमेंटम यानी कि डाउन साइड का एक रैली किया हुआ है। अब आपको चार्ट में आगे देखिए क्या हुआ, चार्ट ने टोटली अपने आप को धीरे धीरे करके कुछ मोमेंटम करके एक साइडवेज रेंज बना लिया, मार्केट ने एक साइडवेज रैली कर दी। ठीक, बायर को निकाल के कुछ बायर्स को ऐड करके जो भी सेलर्स वगैरह होंगे उनको बायर्स वगैरह यहाँ पे सेलर्स वगैरह को मार्केट ने मोमेंटम किया हुआ है। अच्छा, क्लोजिंग वगैरह भी कहाँ पे किया, 500 के ऊपर जाके किया। अब ऐसे चार्ट में अगर गैप अप छोड़ दो तो आपको चार्ट में देख के क्या लग रहा है भाई, मार्केट में कुछ ना कुछ जो रेंज वगैरह बनती है तो रेंज में कुछ बायर्स सेलर्स भी होते हैं, रेंज में कुछ सेलर्स यानी कि बायर्स भी होते हैं। यहाँ पे कुछ सेलर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे कुछ बायर्स की पोजीशंस आपको मिल जाएगी। तो अपने लिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि देखिए जो भी मार्केट में अगर हम बायर की बात करते हैं, बायर के स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे मिलेंगे चार्ट में। अभी आप पिछला चार्ट भूल जाओ अगले दिन का, आप केवल ये अनुमान लगाओ बायर के स्टॉप लॉस कहाँ मिलेंगे। अगर 500 के ऊपर डे हाई के पास जाके मार्केट ने क्लोज किया है तो 55,500 का नंबर बायर के लिए एक स्टॉप लॉस का जोन होगा, या उनके लिए एक फियर जोन होगा। इतनी सी बात क्लियर है। यदि मार्केट में कोई गैप डाउन ओपनिंग अगर होती तो गैप डाउन के बाद मार्केट हल्का फुल्का को डाउन साइड का मोमेंटम करते तो पीछे के सभी स्टॉप लॉसेस वगैरह कट जाते। स्टॉप लॉस कटने के बाद फिर मार्केट में कोई लॉन्ग साइड की रैली वगैरह आपको देखने को मिलती। ऐसा तो हुआ नहीं, मार्केट ने क्या किया, गैप अप दे दिया। अब गैप अप जब मार्केट ने खोला तो गैप अप देखिए मार्केट कहाँ पे खोल रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, ओपनिंग यहाँ पे कहीं पे हो रही है। तो कितने पॉइंट का गैप अप आपको दिख रहा है, लगभग 250 पॉइंट के आसपास का गैप अप हम मान सकते हैं कि मार्केट ने दिया होगा। यहाँ पे 247 पॉइंट का गैप अप मिला हुआ है। अब गैप अप में ना आपको चार्ट अगला जो रीड करना है उसकी साइकोलॉजी को केवल समझिए। यहाँ पे जितने भी बायर मार्केट में हैं, ठीक है, उन बायर को गैप अप 250 पॉइंट मार्केट ने, पहली बात तो ये सवाल पूछो मार्केट से कि भाई तैने गैप अप क्यों दिया। अगर मार्केट में बायर्स को टारगेट करना था और 500 का नंबर है तो मार्केट ने पहली बात तो 250 पॉइंट का गैप अप क्यों दिया। एक तो क्वेश्चन क्या नहीं आता कि मार्केट में यार अगर इन बायर को टारगेट ही करना है तो मार्केट ने गैप अप क्यों दिया। दूसरी बात, अगर गैप अप खुलने के बाद मार्केट यहां से चाहे वो डे हाई से पहले रेजिस्टेंस लेके गिरना शुरू करे, या डे लो का ब्रेकडाउन करे, या प्राइस एक्शन नेगेटिव बना के मार्केट नीचे आए, मतलब किसी भी तरह से कंसोलिडेट करके किसी भी तरीके से मार्केट अगर नीचे आना शुरू करता है तो मार्केट का नीचे आने का मकसद क्या होगा। मार्केट का नीचे आने का मकसद होगा ये जो भी बायर्स हैं उनके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करवाना, और स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा के क्या होगा, इनकी क्वांटिटी लेके फिर मार्केट को ऊपर लेके जाना, या मार्केट में अगर इनकी क्वांटिटी नहीं मिली तो ऑपरेटर हो सकता है कि मार्केट को फिर कंटिन्यू रिट्रेसमेंट करवा के नीचे लेके आए। तो एक बात तो पक्की है कि गैप अप की कंडीशन में किसी भी तरह से मार्केट नीचे अगर आता है तो फिर उसके रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। फिर आप लॉन्ग साइड के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि 250 पॉइंट गैप अप होके मार्केट अगर राउंड नंबर का ब्रेकडाउन करने आ रहा है तो ऑपरेटर इतने तो समझदार हैं कि केवल इनका एसएल हंट करने नहीं आ रहे मार्केट में, वो कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हम गैप अप की कंडीशन में यहाँ पे पहली बात तो गैप अप डाउट हो रहा है कि भाई 250 पॉइंट का गैप अप क्यों हुआ। अब दूसरी बात, अगर इन बायर्स को टारगेट करने के लिए मार्केट को इतने बड़े गैप अप के बाद डे हाई से पहले इसकी गिरावट के बाद मार्केट अगर नीचे आएगा तो कैसे आएगा। मार्केट में किसी भी तरह से मार्केट अगर वो नीचे आए
तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स अपनी पोजीशंस को बना लेंगे, रिटेल पार्टिसिपेंट एंट्री हो जाएगी बड़े प्लेयर के साथ साथ। अब बड़ा प्लेयर डाउन साइड आ रहा है पैसा बनाने के लिए, ठीक है, पैसा बनाने के लिए मार्केट में वो आ रहा है, लेकिन पैसा बनाने के साथ साथ जो बंदा मार्केट को घेर रहा है नीचे, उसमें रिटेल पार्टिसिपेंट बहती गंगा में अपना हाथ धो रहे हैं, तो ऑपरेटर को उतना बड़ा फायदा तो नहीं होने वाला, यानी कि मार्केट गिरेगा तो गिर ही जाएगा, फिर रिकवरी के चांसेस नहीं है। तो पहली बात, मार्केट में अगर उसको डाउन साइड लाना है ना, तो गैप अप के बाद ही मार्केट इतनी बड़ी कैंडल ग्रीन बना देगा, अब ये सॉरी रेड बना देगा। रेड कैंडल कैसे बनेगी सर? प्री ओपनिंग सेशन में आपको और मुझे मार्केट दिखाई देता है कि मार्केट कहां पे ओपन हो रहा है, बड़े प्लेयर को भी दिखाई देगा मार्केट कहां पे ओपन हो रहा है। उनके टर्मिनल पर जो उनके लिए पोजीशंस मैनेज करते हैं, वो तुरंत मार्केट में सेलिंग साइड में पैसा लगाना शुरू कर देंगे, ताकि रिटेल पार्टिसिपेंट को एंट्री करने का मौका ना मिले। ठीक, उसके बाद वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ बाइंग साइड की सेटअप को आइडेंटिफाई करके मार्केट को बाइंग साइड में लेके जाएगा। कोई सेटअप ऐसा बनाएगा जिससे कैंडल कोई पिनवार टाइप की बन जाए, कोई मारूबोजू टाइप की कैंडल्स बन जाए, कोई इंगल्फिंग टाइप की कैंडल बन जाए, जिससे बायर को लालच आए। उनकी क्वांट यानी कि उनको बिठा के फिर मार्केट क्या करेगा, बड़ी बड़ी मोमेंटम करेगा, जिसमें रिटेल को बैठने का या सोचने का मौका नहीं मिलेगा। क्या मार्केट ने ऐसा कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। अब सवाल यहां पे ये होता है, डे हाई का ब्रेकआउट किए बिना मार्केट की बॉडी के नीचे ये कैंडल्स निकली, फिर मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, अपने आप का बेस वगैरह बनाना शुरू कर दिया। तो डे लो के नीचे अब आपको दिख रहा है कि गैप अप के अंदर मार्केट में जो पॉजिटिव सिनेरियो है, यहाँ पे मार्केट ने गैप अप इसलिए दिया कि पीछे के बायर को वो टारगेट नहीं करना चाहता। ये बात तो आपको यहाँ पे क्लियर पता लग रही है कि पीछे के बायर को मार्केट में टारगेट नहीं करना चाहता। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कहीं पे लॉन्ग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करते हैं। अब सवाल ये है, सर ये सारी बातें साइकोलॉजिकल पता लग गई, 800 का नंबर अपना करंट डे का लो मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया और मार्केट ने गैप अप दिया, तो उसमें जो क्वेश्चन राइज हुए कि भाई मार्केट गैप अप क्यों दे रहा है, पीछे के बायर को टारगेट कैसे करेगा, सेलर मार्केट में आएंगे, तो उसके लिए फिर क्या होता है ना, एंट्री का कंफर्मेशन होता है कि सर अब एंट्री बताओ कि एंट्री यहाँ पे कैसे करें, क्यों करें एंट्री। देखिए पहली बात तो इस वाले इंडेक्स ने अपना करंट डे का लो ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद हमें चार्ट में, अब यहाँ पे ना चार्ट में एक चीज़ आपको मैं नहीं बताता हूँ। पहली बात तो अगर हम करंट डे के हाई पे देखें तो कुछ हैंगिंग मैन टाइप के कैंडल बने, और करंट डे हाई से पहले मार्केट ने जो लो लगाया वो 188 पॉइंट का लगाया। तो मार्केट में ना इतनी बड़ी तो कोई रैली अभी हुई नहीं है सेलिंग साइड में जो कि मार्केट उनको टारगेट करे। ठीक, ये कब कंडीशन देखा जाता है, जब मार्केट में कोई फ्लैट ओपनिंग, कोई हल्का फुल्का गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो ऐसी रैली में आप ट्रैप भी मार्केट के अंदर हो सकते हो। बट फिलहाल चूंकि मार्केट गैप अप था, और 6 तारीख को निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने क्या किया, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस निफ्टी ने अपना ब्रेकडाउन किया हुआ है। ये करंट डे के हाई पे मार्केट ने रिजेक्शन कैंडल बनाई, पैनिक वाली कैंडल नीचे आती है, फिर कुछ मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, देन मार्केट ने प्राइस एक्शन कंसोलिडेट और देन ब्रेकडाउन। तो एक इंडेक्स ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया। वहीं पे पीछे के इंडेक्स की मैं अगर बात करें, जो 3 तारीख को बैंक निफ्टी में जो चार्ट बना हुआ है, उसी प्रकार से निफ्टी के चार्ट को और सेंसेक्स के चार्ट को देखोगे तो जो भी बायर ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी यानी कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखकर मार्केट में आएंगे, उन सब के स्टॉप लॉस कम से कम इस पॉइंट के नीचे रहने वाले हैं। मार्केट ने जाने से पहले डे हाई के ऊपर भी क्लोज किया हुआ है। तो पहला पॉजिटिव सिनेरियो तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि डे हाई के ऊपर क्लोजिंग अगर मिल रही है तो चार्ट ऐसे में पॉजिटिव काम करता है। एक इंडेक्स ने क्या किया, अपना डे हाई का यहाँ पे डे लो का, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन किया। सेंसेक्स के चार्ट ने क्या किया, सिमिलर टाइप का यहाँ पे रैली बनाया। आप सोचो जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है, सेंसेक्स में जो भी बाइंग हुई होगी इस प्रकार के ट्रेंड लाइन वगैरह को देखते हुए, ट्रेंड लाइन पे भी तो बायर मार्केट में आते हैं ना काम करने के लिए। अब यहाँ पे जो भी बाइंग हुई होगी उन सब के स्टॉप लॉस कहाँ मिलेंगे, सिंपल सी बात है, नीचे राउंड नंबर 81,000 का है। तो इन सब को टारगेट करना इतना आसान नहीं है, मार्केट इनको टारगेट कर दे, और केवल टारगेट करने के लिए मार्केट को फिर सेलर को भी पैसा देना पड़ेगा। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि जब आपके पास कोई राउंड नंबर पड़ा हो, पीछे के बायर्स मार्केट के अंदर सेफ बैठे हुए हो, तो मार्केट ना गैप अप की कंडीशन में केवल क्या करेगा, वो अगर सेल साइड में आ रहा है तो सेल साइड में वो ट्रैप बनाता है। कभी ट्रैप छोटे होते हैं जो कि आप आइडेंटिफाई करके काम कर लेते हो, और कभी मार्केट के अंदर करेक्शन कुछ ज़्यादा हो जाता है तो मार्केट में आप ट्रैप हो जाते हो। अब दूसरी बात देखिए, ये जो बायर बैठे हुए हैं ना,
ये अपना एक चीज तो कंफर्म है कि मार्केट में किसी इंडेक्स में गैप अप और इतने बड़े मोमेंटम के बाद बायर्स जो होते हैं वो अपना लॉस लेके नहीं जाने वाले, लॉस नहीं लेके जाने वाले। जितना पैसा उन्होंने मार्केट से कमाया है, चाहे वो 1 लाख रुपए में 10,000 रुपए ही बुक करके जाए, उनकी जेब से तो पैसा नहीं जाने वाला। जेब से पैसा तभी जाएगा जब मार्केट राउंड नंबर के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, तब जाके वो पोजीशंस को लॉस में काटेंगे। तो ऐसी कंडीशन में छोटे मोटे ट्रैप बनते हैं और ट्रैप के बाद मार्केट कंटिन्यू होता है। तो वहां पे आपको क्या काम करना होता है, लॉन्ग साइड के सेटअप को। तो आपने बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या समझा, 3 तारीख के चार्ट में क्या हुआ और 6 तारीख के चार्ट में क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, उसके बेस पर काम। अच्छा, फिबोनाची को कैलकुलेट कर लो आप इस तरीके से, तो इसका एक 0.56 का एरिया भी आता है। इसके बेस पर भी हम लोग मार्केट के अंदर बाइंग करते हैं। लेकिन जब मार्केट में 0.61 का एरिया वगैरह ब्रेक डाउन होता है तो उसमें चार्ट की साइकोलॉजी थोड़ी सी अलग तरीके से काम होती है। स्लो एंड स्टडी मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर चलता गया और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने बहुत छोटे छोटे मोमेंटम किए, रिट्रेसमेंट किए, जहां जाके मार्केट ने क्लोज कर दिया। अच्छा, क्लोजिंग कहां पे हुई, वापस एक राउंड नंबर के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया, 56,000 के ऊपर क्लोज कर दिया। अब यहां पे मार्केट में अगर आप देखें, ये वाली जो रैली मार्केट ने की थी, इसने 56,000 के नीचे एक बार मोमेंटम किया हुआ है। तो ब्रेकआउट यानी कि डे हाई के ब्रेकआउट के बाद जो बायर्स आ रहे हैं, उन बायर्स को देखो मार्केट पैसा बना के दे रहा है कि कैसे दे रहा है पैसा। आप सोचो, यहां पे यदि आप बाइंग करो, ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज होती है, 300 रुपए का कोई प्रीमियम आपने यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय किया, और स्लो एंड स्टडी जब मार्केट चलेगा तो पहला तो प्रीमियम आपका डीके होता है और आपको डर भी उतना ही ज्यादा लगता है। डर कितना ज्यादा लगेगा, जब आपका पैसा मार्केट के अंदर बने ना, या पैसा बन जाए और पैसा या तो ना बने, और ऐसे में ना मार्केट मूव तो करे लेकिन मार्केट स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा है और वहां पे मार्केट करेक्शन भी कर रहा है। फिर मार्केट आपको एक उम्मीद देता है कि चलो यार अब मार्केट निकलेगा, लेकिन उसके बाद मार्केट की जो मोमेंटम है ना बहुत स्लो एंड स्टडी होती है। ऐसे में ना आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है और ऐसी प्रकार की रैली में आप मार्केट में अपनी पोजीशन को काट के चले जाते हो। क्यों, ड्यू टू टाइम। जो टाइम मार्केट ने आपके ब्रेन के साथ खेला, उसमें आप लोग अपना एसएल काट के चले जाते हो कि यार ऐसा ना हो कि मार्केट बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, प्रीमियम डिके होगा, तो चलो स्टॉप लॉस लेके चले जाते हैं। तो जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट, जो भी छोटा मोटा लॉस होता है, आप काट के निकल जाते हो। तो ऐसे में बायर के स्टॉप लॉसेस वगैरह ज्यादा हो सकता है कि चार्ट में अवेलेबल ना हो। ऐसी कंडीशन में अगले दिन अगर देखो मार्केट गैप डाउन कहीं पे खुल जाए 56,000 के नीचे, गैप डाउन के बाद पहली कैंडल केवल रिकवर ना करे और मार्केट में रिजेक्शन कैंडल वगैरह बनती है, तब तो आपको सेल साइड के ही सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। जो राइटर्स होते हैं ना, उन राइटर्स को टारगेट करना होता है। अभी मैं ऑप्शंस बायर की बात नहीं कर रहा हूं, ऑप्शन राइटर की बात कर रहा हूं। लेकिन मार्केट ने फिर से क्या किया, फ्लैट ओपनिंग दी, कब, 7 तारीख को। अब फ्लैट ओपनिंग के बाद चार्ट को समझते हैं कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में यहां पे क्या क्या काम हुआ। निफ्टी ने एक अच्छा खासा रैली किया था, सेंसेक्स ने भी एक अच्छा खासा रैली किया था बैंक निफ्टी के चार्ट को छोड़कर, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, साइड में अपर यानी कि मार्केट ऊपर तो गया लेकिन थोड़ा बहुत मार्केट ने अपने आप को साइड में रखा। निफ्टी बैंक निफ्टी ने अच्छे मोमेंटम किया, सेंसेक्स ने। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, 7 तारीख को मार्केट के अंदर जो स्टॉप लॉसेस अगर आप बायर के देखते हो, तो मैंने आपको यहाँ पे 7 तारीख को चार्ट में क्या क्या बताया था, वो एनालिसिस के अंदर आप लोगों को याद होगा। हम लोग कुछ स्विंग वगैरह ब्रेकडाउन वगैरह की बात कर रहे थे, लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं। अब यहाँ पे मान लेते हैं चार्ट बैंक निफ्टी का आपने लगा रखा है, बैंक निफ्टी में 2 कैंडल ग्रीन बनी, यहाँ पे 2 कैंडल बैक टू बैक ग्रीन बनी, और यहाँ पे भी कुछ कैंडल बैक टू बैक ग्रीन बनी। ठीक, 2 कैंडल यहाँ पे भी ग्रीन बनी। तो निफ्टी सेंसेक्स में सेम टाइप के कैंडल है। क्लोजिंग प्राइस पे सेंसेक्स का चार्ट आता है, 81,800 का नंबर है, ऊपर से बड़ी बड़ी कैंडल मार्केट ने बना के नीचे की तरफ लाया। देन निफ्टी का चार्ट क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है, और बैंक निफ्टी ने क्या किया, अपना क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया। पीछे के चार्ट में क्या हुआ था, निफ्टी ने ब्रेकडाउन किया, सेंसेक्स ने सपोर्ट लिया और बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन कर दिया था। ठीक, ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, नहीं बैंक निफ्टी ने भी ब्रेकआउट नहीं किया था, बैंक निफ्टी गैप अप था। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, हमने लॉन्ग साइड का काम कर लिया ट्रैप को समझते हुए। यहां पे इस वाले कैंडल ने क्या किया, ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन दे दिया। अच्छा, नीचे 56,000 का नंबर था, किसी का डाउट आया कि सर 56,000 का नीचे नंबर था, उसका ब्रेकडाउन वगैरह हुआ नहीं, उससे पहले मार्केट घूम गया। देखिए, अगर मार्केट पहले घूम गया है यहाँ पे इस प्रकार की कैंडल बना के, पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई 56,000 के नीचे मार्केट आ जाएगा। इसमें पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि यहाँ पे जैसे रेड कैंडल बनी उसके बाद मार्केट नीचे आ जाएगा। लेकिन रेड कैंडल के बाद अगली कैंडल फिर से ब्रेकआउट दे रही है, तो मार्केट अब जो है ना डाउन साइड में जल्दी आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, उसके पीछे का कारण है ये वाला कैंडल। भाई मार्केट में जब ये रिवर्सल हुआ, इस रिवर्सल का मतलब क्या है, पहले तो आप इसका मतलब साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। अच्छा, 56,000 का नंबर ये रहा।
अगर मार्केट को इस कैंडल में ब्रेकडाउन करना होता तो मार्केट कैसे करता? बड़ी बड़ी कैंडल बनी, छोटा मोटा कुछ बेस वगैरह बनाता, बेस वगैरह बना के छोटे छोटे कैंडल बना के मार्केट ऊपर जाता, देन मार्केट ब्रेकडाउन कर देता। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, यहां पे बन गई बड़ी कैंडल। अब बड़ी कैंडल का मतलब क्या है? और 56,000 पे क्यों नहीं आया? अगर यही कैंडल 56,000 पे बनती तो आपकी साइकोलॉजी क्या होती, रिटेल की साइकोलॉजी क्या होती, मुझे बताओ। आप इस प्रकार की कैंडल को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कंफर्म करते हैं कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। कहां पे बनी? राउंड नंबर पे बनी। तो राउंड नंबर पे स्ट्रॉन्ग कैंडल जब बनती है, ऐसे में मार्केट में केवल और केवल बायर एक्टिव होते हैं। ठीक, इस प्रकार में कोई सेलिंग करने आया होगा तो राउंड नंबर पे क्या करेगा? प्रॉफिट बुक कर लेगा। मार्केट ने सेलर को किसी भी कंडीशन में एग्जिट करने का मौका नहीं दिया और बायर को सपोर्ट पे जाने नहीं दिया। सपोर्ट पे जाने से पहले मार्केट ने एक बड़ी सी लॉन्ग कैंडल बना दी। तो कहानी तो आपको यहीं पे समझ लेनी चाहिए कि 56,000 का नंबर अभी फिलहाल दूर है ब्रेकआउट होने में, लेकिन हाँ, इस कैंडल पर मैं ट्रेड भी नहीं कर सकता हूं। अगली कैंडल पता लगे ब्रेकडाउन कर जाए तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत भयंकर पड़ेगा। वहां पे वेट करना है कि क्या ये कैंडल फॉलो थ्रू देती है। क्या मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम करके एक रिजेक्शन इंगल्फिंग कैंडल बनाया, पिन बार कैंडल बनाया, अगली कैंडल जब इसके ऊपर निकलनी शुरू हुई ना, वहां पे कंफर्म हो जाना चाहिए कि नहीं, ये कैंडल ने साइकोलॉजिकली प्ले किया कि बायर एंट्री ना बनाए, सेलर प्रॉफिट बुक ना करे, और नीचे जो मार्केट ने कल इस प्रकार के जो कैंडल्स बनाए, यहां पे मैं मानता हूं कि एसएल वगैरह पड़े होते हैं। लेकिन जब ये पैनिक के साथ मार्केट नीचे आने लगा तो वहां पे फिर कंफर्म हो गया कि मार्केट अब नीचे नहीं आने वाला, मार्केट यहां से ऊपर चला जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? फिर से नॉन स्टॉप रैली मार्केट में हुई। तो यहां पे भी अगर कहीं पे आप बाइंग वगैरह करते हैं तो मार्केट में 200 सवा 200 पॉइंट का मोमेंटम नॉन स्टॉप हुआ है। ये चार्ट में इस प्रकार का काम किया। तो चार्ट पीछे वाला क्या बोल रहा था, बाकी के इंडेक्स में क्या क्या मोमेंटम हुआ, यहाँ पे ये वाले चार्ट में जो नीचे जो डाउन साइड की रैली हुई, इसमें क्या साइकोलॉजी बनी। तो ऑलरेडी जो छोटे मोटे बायर है ना, ड्यू टू फियर मार्केट के अंदर, वो यहाँ पे निकल चुके हैं। ठीक, ये एक बात आपको समझ में आई। तो अगला मोमेंटम हमने कैसे ट्रैप किया? इसने फास्ट मोमेंटम के साथ क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया, बाकी के इंडेक्स ने सपोर्ट लिया, तो सपोर्ट वाला सपोर्ट ले गया, ब्रेकडाउन वाला ऊपर निकल गया। यहाँ पे चार्ट की साइकोलॉजी ये रही। अच्छा, अगले दिन 7 तारीख को फिर से चार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट में एक रैली बनी, रैली के बाद फिर से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट कहाँ पे किया? 56,200 के आसपास ब्रेकडाउन करके, यानी कि डे हाई पे जो भी बायर आए होंगे उन बायर को मार्केट ने वार्निंग दिया। वार्निंग देने के बाद फिर जो ट्रेंड का रिट्रेसमेंट कंसीडर करते हैं कि किसी ने यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची को हो सकता है कैलकुलेट किया हो। ट्रेडर तो हर तरीके के हैं मार्केट में, इंडिकेटर पर काम करने वाले, फिबोनाची के सपोर्ट पर काम करने वाले नए बायर फिर से मार्केट में ऐड हो गए। नए बायर ऐड होने के बाद मार्केट ने फिर से अगला क्या कदम किया? करंट डे का जो भी स्विंग हाई बना उसका ब्रेकआउट किया। धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाने के बाद, यानी कि धीरे धीरे साइडवेज मोमेंटम के बाद मार्केट नीचे आके क्लोज कर गया। इस दिन चार्ट में मैंने आपको क्या बताया था, यहां पे जिसने भी सेल किया वो कोई अच्छा प्लेयर है, क्योंकि पीछे के सेलर को, रैंडम सेलर को निकाल कर मार्केट नेगेटिव आके क्लोज हुआ है। तो यहां के सेलर को आप टारगेट नहीं करोगे, मार्केट ऊपर भी कहीं पे खुलेगा, ये तुरंत पैसा डाल के मार्केट को नीचे घुमाएंगे। ये बात हमने एनालिसिस में डिस्कस करी थी, आपको ये बात याद नहीं होगी, लेकिन मैंने एनालिसिस की थी, मुझे वो बात याद है। मार्केट में यहां पे फिर से क्या हुआ? गैप डाउन खुला। गैप डाउन के अंदर अगला मैंने आपको क्या कंडीशन बताया था? 8 तारीख को चार्ट में मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, यदि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग के बाद कोई कैंडल रिकवर करती है, और मैंने आपको निफ्टी बैंक का मैंने आपको खासकर एक एग्जांपल दिया कि भाई इसका ना करंट डे दूर है, ऐसे में ये यहाँ पे या गैप हल्का फुल्का ऊपर नीचे कहीं पे ओपन होकर अगर ये रिकवरी करेगा ना, तो ये ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसका प्रीवियस डे लो दूर था। और सेंसेक्स और निफ्टी में बताया था, क्योंकि इसका करंट डे प्रीवियस डे लो दूर पास में था, मैंने आपको एक बात क्लियर बोली, इसके चांसेस है कि ये कंटिन्यूएशन मूव करता हुआ निकल जाए। तो वहां पे हमने क्या डिस्कशन किया था, भाई अगर कंटिन्यूएशन मूव निकलेगा तो केवल और केवल आसपास के सेलर को टारगेट करना है। यदि आप लॉन्ग साइड का ट्रेड पकड़ लेते हो, नहीं पकड़ पाए तो मार्केट में अगर दोनों इंडेक्स दनादन भागने लगे और एक इंडेक्स अगर अपना वहां पे रुकावट कर दे, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस वगैरह भी ले ले, आंख बंद करके सेल कर देना, मार्केट में पैसा बनेगा। क्या मार्केट ने वो चार्ट रिपीट किया था, यानी कि चार्ट बनाया कि नहीं बनाया? वो चार्ट की साइकोलॉजी हमने ऑलरेडी समझी। तो एक इंडेक्स गैप डाउन देके 25,000 का, यहाँ पे 80 का सपोर्ट लेके, करंट डे का लो का सपोर्ट लेके मार्केट ने धनाधन ऊपर से रिकवरी करी। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये जो करंट डे का यानी कि प्रीवियस डे का जो सेलर जोन है ना, उसी को निकाला, और निकालने के बाद मार्केट ने ट्रैप बना दिया। अब इस चार्ट में एक कमाल देखिए,
ये जो 8 तारीख का चार्ट है, निफ्टी बैंक ने अपना कोई सॉलिड मोमेंटम नहीं किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने और सेंसेक्स ने अपना 8 तारीख को जो रैली किया ना, वो काफी स्ट्रांग रैली की। इसका मतलब क्या हुआ, ऑपरेटर ने निफ्टी बैंक को चलाने वाले जितने भी कंपोनेंट हैं उनमें से कुछ मेजर कंपोनेंट ऐसे हैं जो बैंक निफ्टी को, अगर बैंक यानी कि उस, सपोज मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या किसी ऐसे कंपोनेंट, बैंकिंग कंपोनेंट में अगर पैसा लगाया जाता तो बैंक निफ्टी भी रैली करता। बैंक निफ्टी ने ऐसा किया नहीं किया। क्यों नहीं किया, बैंक निफ्टी में रिटेल पार्टिसिपेंट की एंट्री कम होगी और ऑपरेटर का माल ज्यादा होगा यहाँ, ठीक है, माल यहाँ पे ज्यादा ऑपरेटर का पड़ा होगा, इसी वजह से उसने बैंकिंग स्टॉक में ना पैसा नहीं लगाया होगा। आप 8 तारीख का जाके चार्ट चेक करिए, बैंकिंग जितने कंपोनेंट हैं उनमें से किसी भी कंपोनेंट में मेजर पैसा यानी कि मेजर मोमेंटम नहीं हुआ होगा। अगर किसी में मेजर मोमेंटम थोड़ा बहुत भी हुआ है, वो बहुत छोटे प्राइस वाले मतलब स्टॉक में हुआ होगा, जिसको आसानी से वो वापस भी नीचे लेके आ पाए। तो क्या होता है, बैंकिंग कंपोनेंट में पैसा नहीं लगा और केवल ऐसे इंडेक्स में पैसा यानी कि स्टॉक में पैसा लगाया गया जिससे केवल और केवल निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर असर करे। क्योंकि बैंक निफ्टी में कई कंपोनेंट ऐसे हैं जो बैंक निफ्टी को सीधा कोरिलेट करते हैं, बट निफ्टी 50 में बहुत सारे इंडेक्स ऐसे हैं जिसका बैंक निफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। सेंसेक्स में कई ऐसे इंडेक्स हैं, निफ्टी में कई ऐसे इंडेक्स हैं जो सेंसेक्स को कोरिलेट करते हैं। तो दोनों इंडेक्स ऊपर गए। अब मैं आपको यहाँ पे मैं चीजें बताऊं, मान लो आपके पास, जैसे कि यहाँ पे आप चार्ट पे जाएं, तो चार्ट में जाने के बाद ना यहाँ पे कोई स्टॉक मेरे पास, ये देखो जैसे कि बजाज का स्टॉक है, बजाज फाइनेंस 8 तारीख को क्या हुआ, 8 तारीख की रैली में जाके देखते हैं। तो बजाज फाइनेंस ने 7 तारीख को हालांकि एक अच्छी खासी रैली करी, 8 तारीख को मार्केट ने बजाज फाइनेंस में एक अपर लेवल का मोमेंटम यानी कि बड़ी बड़ी कैंडल कुछ बजाज फाइनेंस में बनी है। ये तभी बनती है ना जिस उसी स्टॉक में पैसा लगाया जाता है, बाद में जिस स्टॉक को ऊपर रखा जाए यानी कि बाद में उसमें कुछ मैनिपुलेशन किया जाए। टीसीएस का स्टॉक देखो 8 तारीख का कहां हुआ है, ये रहा टीसीएस का स्टॉक। 8 तारीख को टीसीएस के स्टॉक में देखो कितना बड़ा रैली आया, मार्केट में क्या हुआ। अच्छा इन्फी के अंदर चले जाओ, 8 तारीख को इन्फी में क्या हुआ है, यहां पे आप देखिए बड़ी बड़ी कैंडल। ये जानबूझ के केवल उस स्टॉक में पैसा लगाते हैं जिससे कि दूसरा इंडेक्स मैनिपुलेट हो जाए। यहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी नहीं बढ़ा, क्यों, बैंकिंग कंपोनेंट में पैसा नहीं लगा, इसीलिए मार्केट में। और ये चीजें अभी नहीं, ये चीजें मैं बहुत पहले से ट्रैक करता आ रहा हूं कि इस प्रकार के सेलर्स मार्केट में बैठे रहते हैं, मार्केट में जैसे ऊपर नीचे मोमेंटम होगा ये वापस पैसा फेंकेंगे और मार्केट को नीचे लेके आएंगे। तो इनको ट्रैप करने के लिए ना बड़े गैप अप में कोई बड़ा ऑपरेटर अगर आता है तभी जाके काम हो पाता है, उसमें भी स्विंग हाई और स्विंग लो का खेल होता है। तो 8 तारीख के मार्केट में क्या हुआ, मैनिपुलेशन क्लियर थी। अगर आप स्टॉक को, कंपोनेंट को फॉलो करते हैं तो मैनिपुलेशन क्लियर आपको नजर आती है। क्या होता है, दो इंडेक्स ने धनाधन मोमेंटम किए, पीछे के सभी सेलर्स को निकाले, जो रिटेल की संख्या वहां पे ज्यादा थी और जहां पे ऑपरेटर का खुद का माल था उसको ज्यादा मैनिपुलेट नहीं किया, छोटा मोटा सा ब्रेकआउट करके डबल टॉप बना के जब मार्केट ने गिरावट करी, तो कैसे गिरावट करी, यहाँ पे डबल टॉप बना के एक शार्प फॉल किया, उसके बाद छोटा सा ब्रेक वगैरह लेके मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया, देन मार्केट ने नीचे मोमेंटम किया। ये चार्ट 8 तारीख का था और 9 तारीख को मार्केट ने सेम, जब मैंने आपको बोला कि बाय नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग करो और भागो, क्योंकि 82,000 पे सेंसेक्स पहुंच चुका था, 56,000 का नंबर ब्रेकआउट हो चुका है, डायरेक्ट ब्रेकआउट हो चुका है। तो ऐसे में कोई भी इंडेक्स जब डायरेक्ट किसी मोमेंटम को हिट करेगा तो वो सस्टेन नहीं करता। यहां पे मैंने क्यों बोला था कि मार्केट में दोबारा मौका मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस डे में ये कहानी घट चुकी है कि मार्केट यहां से ऊपर गया, यहां से ऊपर गया और मार्केट गिरा, गिरने के बाद यहां पे रिकवर करने के बाद मार्केट वापस आ गया। तो यहां पे क्या पॉसिबिलिटीज थी कि मार्केट ऐसे करके नीचे नहीं आएगा, मार्केट ऐसे करके ऊपर चला जाएगा। ये चार्ट रिपीटेशन को देखते हुए मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट डाला था, धीरे धीरे करके उस समय बैंकिंग सारे कंपोनेंट नेगेटिव चल रहे थे, सारे के सारे, और बाद में जब पॉजिटिव हुए तो लोग इतने ज्यादा पॉजिटिव हुए कि मार्केट को पूरा उन्होंने रिकवर कर दिया। वो निफ्टी का चार्ट हो, सेंसेक्स का चार्ट हो, सेंसेक्स जहां से गिरा था वहां से मार्केट ने टोटली अपने आप को रिकवर कर दिया। देखिए कितना बड़ा फॉल किया था, यहां से लेके वापस डे लो वगैरह सब ब्रेकडाउन किया। जैसे ही मार्केट में फ्रेश सेलर एक्टिव हुए, मार्केट ने टोटल घूमना शुरू किया और करंट डे हाई को ब्रेकआउट करता हुआ सीधा ऊपर निकल गया। ये चार्ट की साइकोलॉजी थी। तो 8 तारीख के चार्ट में सेलर यहां पे बैठे थे। इस दिन चार्ट में क्या हुआ, सेलर की संख्या दूर थी, यानी कि सेलर के एसएल बहुत दूर थे और मार्केट में गैप डाउन में ट्रैप बना, तो हमने कंटिन्यूएशन में काम किया, ट्रैप के कंटिन्यूएशन में काम किया। यहां पे क्या हुआ था, सेम चार्ट में अगर आप देखो
पीछे सेलर के स्टॉप लॉस थे, यहाँ भी सेलर के स्टॉप लॉस थे, मार्केट आके क्लोज किया तो ड्यू टू चार्ट रिपीटेशन मार्केट में ये रिवर्सल हो गया। यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं होना था, यहाँ पे क्या हुआ था, केवल रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट था, ये केवल एक रिट्रेसमेंट था। तो यहाँ पे भी सेलर के स्टॉप लॉस थे, हमने इनको टारगेट किया। यहाँ पे सेलर की स्टॉप लॉस थे, हमने उसको टारगेट नहीं किया, हमने सेलर के साथ काम किया। यही चार्ट की साइकोलॉजी होती है। हर दिन वो चार्ट को अगर सेम बना देगा, सेम हर बार, अब आप अगली बार हो सकता है सेटअप पे काम करो, ट्रेड हो सकता है कि फेल हो जाए। क्यों भाई, अगर सेम चीज हर बार रिपीट होगी तो फिर दुनिया में तो हर कोई पैसा बना लेगा, फिर ट्रेडिंग तो इतनी इजी हो जाएगी, फिर तो कोई बात ही नहीं, दुनिया इससे बड़ा बिजनेस कोई है नहीं मार्केट के अंदर। इसीलिए मार्केट कई बार अपने ही पैटर्न को जानबूझकर फेल करता है। और आपकी दिक्कत ये है, जिस दिन आप ट्रेड करते हो मार्केट में पैटर्न फेल होते हैं, आप उसके ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हो, आपका कॉन्फिडेंस वहां पे लूज हो जाता है। जो बंदा आपको, क्योंकि आपके पास ना डेटा नहीं, देखो मैं डेटा का मतलब बोलता हूं कि डेटा नहीं है, आपने इस तरह के पैटर्न पे कितनी बार ट्रेड किया। लोग बोलेंगे 100 बार करो, 200 बार करो, जो 100 बार आपको बोल भी रहा है ना, उसने खुद जिंदगी में कभी इस पैटर्न के ऊपर 100 बार काम नहीं किया होगा, लेकिन आपको वो रिकमेंड करेगा कि 100 बार 50 बार का मतलब नहीं होता। कॉन्फिडेंस बिल्डअप तब होता है जब इस प्रकार की साइकोलॉजी को दिमाग में बिठाया जाए कि भाई आज ये सेलर था, हमने इसको टारगेट कर लिया, वही सेलर पीछे था, हमने उसको टारगेट नहीं किया। वो साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, उस चीज को दिमाग में बिठाना पड़ेगा। तो रिपीटेशंस जब आप काम करते हैं ना मार्केट के अंदर, वो चीजें फिर आपके दिमाग में हिट हो जाती है। ठीक, 9 तारीख को चार्ट में क्या हुआ जी, एक बाइंग मोमेंटम छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करता है, 56,000 के सपोर्ट पे मार्केट ऊपर गया। तो इस दिन मैंने आपको मल्टीपल चीजें बताई थी। क्या क्या बताई थी, बाइंग साइड सेलिंग साइड दोनों सेटअप बताए। और खासकर मैंने उस दिन आपको एक बात बताई थी कि बाबूजी अगर मार्केट में, जैसे कि बैंक निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं, ये कौन सा चार्ट है, बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का चार्ट है 10 तारीख का, तो चार्ट कुछ बदला बदला सा तो नहीं है। 9 तारीख कहाँ गया निफ्टी का चार्ट, निफ्टी के चार्ट में 9 तारीख को एक, ठीक है ये चार्ट हो गया, 10 तारीख का चार्ट ये रहा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि देखो फ्लैट ओपनिंग में अगर रेड कैंडल मिले या रिजेक्शन कैंडल मिले, सेल्फ हाई के ऊपर अगर वो निकल गया तो सेलिंग साइड को सेटअप को सोचना भी मत। वीडियो अभी भी पड़ी हुई है, जाके वीडियो को 8 मिनट या 9 मिनट के बीच में जाके चलाइए और देखिए, सेल्फ हाई का ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड पकड़ भी नहीं पाओगे, मार्केट इतनी तेजी से ऊपर जाएगा। मैंने ये बात एकदम क्लियरली उसमें मेंशन किया हुआ है। और सेलिंग के लिए क्या कंडीशन थी, क्या क्या कंडीशन मैंने आपको बताई, वो चार्ट में पड़ा हुआ है। मार्केट ओपन होता है, रेड कैंडल तो नहीं बनाई, ग्रीन कैंडल बनाई, और जैसे ही सेल्फ हाई के ऊपर निकला मार्केट ने नॉन स्टॉप रैली ऊपर की तरफ करना शुरू कर दिया। नॉन स्टॉप रैली गई। सेम अगर आप सेंसेक्स के चार्ट में आए, छोटा सा कैंडल यहाँ बनता है और मार्केट में दनादन ये मोमेंटम चला गया। अब ये फास्ट मोमेंटम क्यों करके गया, मैंने क्यों बोला कि आप ट्रेड नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि यदि मार्केट को लॉन्ग साइड में मोमेंटम करना था, यानी कि मूव अगर करना था, तो वहां पे बायर यानी कि जो रिटेल पार्टिसिपेंट हैं उनको वो बाइंग का मौका नहीं देगा। ठीक है, मौका नहीं देगा, वो बाइंग का मौका देगा ही नहीं। इसीलिए मार्केट ओपनिंग के साथ जब दनादन ऊपर जाने लगे तो मार्केट में अगर रिट्रेसमेंट हो जाता तो फिर कोई भी बाय कर लेता, और जब रिट्रेसमेंट पे कोई भी बाय कर लेता तो हमारे बाइंग में पैसा बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। मार्केट में जिस तरफ ट्रेडर कम बैठे पैसा वहीं बनेगा सर। अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर जाए, कंसोलिडेट कर जाए, फिर मार्केट कोई जोन ब्रेकआउट करे, तो दुनिया में हर कोई जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता है, जो जानता है, वो हर कोई ट्रेड कर लेगा। तो मार्केट में इसलिए मैंने बोला कि रिटेल को मौका नहीं मिलेगा, मार्केट डायरेक्टली मोमेंटम ऊपर की तरफ करके जाएगा। और ऐसी भागती हुई मार्केट में मैंने लास्ट में आपको एक बात बोली थी निफ्टी बैंक के चार्ट को देखते हुए, जब ये ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म हुआ, मैंने आपको क्या बोला था आके, अच्छा यहाँ पे कि सर ब्रेकआउट पे ना ट्रेड मत करना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में मोमेंटम हो चुके हैं। अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे यानी कि बाइंग साइड में जाओगे तो वो बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेड हो जाता है, यानी कि उसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तुक्के में तो ठीक है भाई, एंट्री किया और मार्केट चलता गया, पैसा बन गया, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है अपर लेवल पे आके, मार्केट 500 का नीचे नंबर भी है, यहाँ पे जोन बना रहा है, ऐसे में आप बाय करो और ऑपरेटर का दिमाग खराब हो जाए तो मार्केट को सीधा वो नीचे की तरफ लाके गिरा देगा। ऐसे में क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ट्रेड मत करना, और ट्रेड ना करने का मतलब कि बाइंग नहीं करने का मतलब ये नहीं कि सेलिंग कर दो, क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद अगर आप केवल सेलिंग करोगे होप में कि नीचे के बायर ऐसे पड़े हुए हैं, भाई यहाँ तक तो बाइंग वगैरह में कोई मार्केट में एंट्री कर ही नहीं पाया क्योंकि भागती हुई मोमेंटम थी। अब छोटे मोटे बायर आएंगे, उनको मार्केट ने ट्रैप कर लिया, ट्रैप किया, फिर से एक होप दिखाई, आप भी यहाँ बाय करोगे तो मार्केट में क्या होता, आप ट्रैप हो जाते। फिर मैंने आपको यहाँ पे बोला ना तो आपको बाय करना है ना तो आपको सेल करना है। ऐसी जगह पे ना मार्केट में कई बार हाथ नहीं लगाते, क्योंकि कई बार आप सेल करोगे, मार्केट छोटा मोटा मोमेंटम करेगा, फिर ब्रेकआउट कर जाएगा, फिर आप सेल करोगे, फिर ब्रेकआउट हो जाएगा।
तो ट्रेडर मानते नहीं है। वो बढ़ती हुई मार्केट में, देखो ट्रेडर की दिक्कत क्या है, वो हमेशा बढ़ती हुई मार्केट में हमेशा रिवर्सल ढूंढेगा, हमेशा वो सेलिंग का ट्रेड ढूंढेगा। वो क्यों क्यों ढूंढेगा? उसको लगेगा यार अब बढ़ गया, अब इतना बढ़ गया, अब बढ़ गया, कितना बढ़ेगा, मार्केट गिरेगा, तो मार्केट वहां पे फंसता है। अच्छा, जब मार्केट गिर रहा हो पैनिक में, तो वो यही सोचता है अरे भाई कितना गिरेगा, कितना गिरेगा, चलो बाइंग कर ले। ये ट्रेडर की साइकोलॉजी है। बढ़ती मार्केट में रिवर्सल यानी डाउन साइड का ट्रेड, और गिरती मार्केट में हमेशा बाइंग साइड का ट्रेड को आइडेंटिफाई करेगा। वो मार्केट के अंदर मानेगा नहीं। यहां तक हमने कुछ बातें कर ली। मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा सा, कितना टाइम हो गया, 36 मिनट की वीडियो हो गई। तो कमेंट वाला सेक्शन बाद में हम रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके लिए फ्रेश वीडियो बना लेंगे। ये वीडियो बनना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और बड़ी वीडियो को देखकर वैसे ही लोग घबरा जाते हैं, अरे 2 घंटे की वीडियो, चलो चलो छोड़ो, नहीं देखना। नॉलेज चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो आपको वीडियो लंबी देखनी पड़ेगी। वीडियो के अंदर आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, लास्ट नॉट लीस्ट मार्केट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है, वीडियो में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, गारंटी है कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर पहले से सब्सक्राइब करा है तो क्या करना है आपको, आप अपना काम करो, क्योंकि मैं तो अपना काम कर चुका हूं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर।